हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह। ये आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास है। इसमें हम दिन प्रतिदिन के ऐसे टॉपिक्स को कवर करते हैं जो आगामी सिविल सर्विसेज, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी, उन सभी के लिए प्री तथा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इस क्लास को हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें, इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको रिजल्ट मित्र की वेबसाइट से मिल जाएगी और बाकी के जो पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पे लिखवाता हूँ वो आपको अलग से नोट करने पड़ते हैं। आज के टॉपिक को हम एक बार देख लें कि किन किन टॉपिक्स पर बात करते हैं, फिर हम आएंगे विस्तृत रूप से उन टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में यहाँ पर संजय मल्होत्रा की नियुक्ति की गई है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें एक गवर्नर तथा 4 उप गवर्नर होते हैं। उन्हीं में से जो गवर्नर के रूप में यहाँ पर संजय मल्होत्रा जी की नियुक्ति की गई है और यह आरबीआई के 26वें गवर्नर होने वाले हैं। इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सेकेंड नंबर टॉपिक में ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ट्यूबरक्लोसिस होती क्या है, कैसे फैलती है, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, इसमें अभी जो नवीनतम डाटा आया है वह क्या कहता है, इस चीज को देखेंगे। टॉपिक नंबर 3 के अंतर्गत बीमा सखी योजना के बारे में बात करेंगे और टॉपिक नंबर 4 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए कन्वेंशन, इसकी चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः ये 4 हमारे टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, संजय मल्होत्रा जी पर के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। हमारी एक केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक वह बैंक होती है जो मूलतः आपके लिए काम ना करके अन्य बैंकों के लिए तथा केंद्र के लिए काम करती है। आप सोचें कि आप आरबीआई में जाके अकाउंट खुलवा लें, नहीं खुलवा सकते। आप सोचें आप डायरेक्ट एज आरबीआई में जाके पैसा जमा कर दें, नहीं कर सकते। तो होता क्या है, एक प्रकार से आरबीआई पिता है। कौन है आरबीआई? पिता। जैसे आप हुए, ठीक है, आप हो गए ग्राहक। कौन हो गए आप हो गए ग्राहक। और पिता हो गया कौन? आरबीआई। अब होता क्या है, कई बार हम लोग सीधे पिता से पैसा नहीं मांगते, हम लोग डरते हैं। पिताजी 10 सवाल पूछेंगे, कहाँ जा रहे हो? अब ये तो कह नहीं सकते गर्लफ्रेंड को घुमाने जाना है ना? ना ही ये कह सकते हैं बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देना है, ना ही ये कह सकते हैं डेट पर जा रहे हैं। तो पिताजी से अगर पैसे मांगे, पिताजी 10 सवाल पूछेंगे, तो क्या करते हो तुम लोग? तुम लोग जाते हो माता जी के पास। किसके पास जाते हो? तुम लोग पहुंचते हो माता जी के पास। माता जी से कहते हो, माता जी पैसे चाहिए। अब माता जी भी क्या करें, जॉब तो करती नहीं, हाउस वाइफ है। तो माता जी जाएंगी आपकी पिताजी के पास, कुछ ना कुछ बहाने बनाएंगी, वहां से पैसे लेके आएंगे, पैसे आपको मिल जाएंगे। वही काम हमारा आरबीआई करता है। तो यहाँ पर आरबीआई है पिता की भूमिका में, आप हैं ग्राहक की भूमिका में। फिर माताजी कौन हुई? माताजी हुई शेड्यूल्ड बैंक, जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, और भी जितनी बैंक है आपकी, ये आपकी क्या है? माता जी है। यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ पर एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी, ठीक है, पीएनबी और ईटीसी। ये कौन है? ये सब आपकी माता जी है। जब आपको अपना पैसा सुरक्षित रखना होता है तो कहां जाओगे? माता जी के पास। माता जी मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप ले लो। माता जी एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगी, उनको कहीं रख देंगी। जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, माता जी के पास पहुंचेंगे। अब माता जी हाउस वाइफ है, वो क्या करेंगी? वो जाएंगी पिताजी के पास, यानी कि आरबीआई के पास। तो आरबीआई तो पैसे छापता है ना, आपके पिताजी पैसे अर्न करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझना चाहिए। अब जो यहाँ पर पिताजी हैं, पिताजी के जो हेड हैं, जो पिताजी को नियंत्रित करते हैं, उनको बदल दिया गया है, यानी कि आरबीआई के गवर्नर को बदल दिया गया है। अभी तक जो आरबीआई के गवर्नर थे शक्तिकांत दास जी थे, और अब यहाँ पर जो आरबीआई के गवर्नर होंगे संजय मल्होत्रा जी होंगे। अभी बताएंगे कि संजय मल्होत्रा जी कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, इनके बारे में सारी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आ जाओ, इतना समझ में आ गया होगा। संजय मल्होत्रा जी की अगर हम बात करें तो ये 1990, कब के? 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं।
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ये ऑफिसर है। ठीक है, कैडर इनका कहां था? कैडर इनका था राजस्थान। कैडर कहां था इनका? कैडर था इनका राजस्थान। तो संजय मल्होत्रा जी 1900 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इनका कैडर था राजस्थान। ठीक, और अभी ये अगर हम बात करें, सरकार के रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। कौन थे ये? सरकार के रेवेन्यू सेक्रेटरी। ठीक है, वर्तमान में ये सरकार के रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद पर ये यहां पर स्थापित थी। यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, सरकार के रेवेन्यू सेक्रेटरी है। ठीक है, अगर हम बात करें इनसे पहले के गवर्नर की, तो यह शक्तिकांता दास जी थे। और शक्तिकांत दास जी के बारे में अगर हम यहां पर देखें, तो ये 12 दिसंबर 2018 को 12 दिसंबर 2018 को यहां पर आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक, और इनका कार्यकाल जो है यह 10 दिसंबर 2024 को पूरा होगा। 10 दिसंबर 2024 को। आप बोलेंगे 6 साल का कार्यकाल, लेकिन आरबीआई का गवर्नर को 3 साल का ही होता है। तो शक्तिकांत दास जी को एक टर्न और दिया गया था, मतलब एक टर्म इन्होंने पूरा कर लिया, उसके बाद इनको सेवा विस्तार दिया गया था, एक टर्म और दिया गया था, तो इन्होंने कुल मिला के 6 साल तक आरबीआई की सेवा की है। ठीक, शक्तिकांत दास जी ने किसकी जगह ली थी? शक्तिकांत दास जी ने उर्जित पटेल की जगह ली थी। किसकी? उर्जित पटेल जी की जगह ली थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे उर्जित पटेल के बाद शक्तिकांत दास, एक कार्यकाल पूरा किया, अगले काल का विस्तार, कार्यकाल का विस्तार मिला। 12 दिसंबर 2018 को नियुक्त हुए थे, 10 दिसंबर 2024 को ये अपने पद से मुक्त हो रहे हैं। अब यहां पर आएंगे कौन? यहां पर आएंगे आपके संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां पर जब हम आगे आएंगे, तो यहां पर हम आरबीआई के बारे में कुछ तथ्यों को, कुछ पॉइंटों को देखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं आरबीआई है क्या। तो आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है। जैसे पिताजी, मैंने आपको उदाहरण दिया था। और केंद्रीय बैंक का कार्य होता है जो छोटी बैंक हैं, जो और बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, इनके ऊपर नियंत्रण रखना, यानी कि माता जी के ऊपर नियंत्रण करना, कि माता जी कहीं बच्चे को ज्यादा पैसे तो नहीं दे रही। यहां पर मैंने बताया था। अब जो पिताजी हैं, इनका काम क्या है? माता जी के ऊपर नजर रखना, कि माता जी घर को अच्छे से चला रही है या नहीं चला रही। माता जी कहीं बच्चे को अधिक पैसे तो नहीं दे रहे जिससे बच्चा बिगड़ जाए। तो होगा क्या? जो आरबीआई है, इसका ये कार्य है, ये देखना जो शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, ये ग्राहकों को अधिक पैसा तो नहीं दे रहे जिससे मार्केट में क्या हो, इन्फ्लेशन हो जाए। ठीक है, तो ये यहां पर मुख्यतः आरबीआई काम है। और फिर आरबीआई का काम एक और है, पिता का काम क्या होता है? घर चलाने के लिए पैसा लेके आना। तो आरबीआई पैसा भी छापती है। यहां पर पिताजी का काम है पूरे घर को व्यवस्थित करना, तो आरबीआई यहां पर सरकार के लिए भी कार्य करती है, सरकार को पैसा देती है, जैसे सरकार यहां पर क्या कर सके, सरकार यहां पर एक प्रकार से देश को चला सके। तो आरबीआई के कई सारे कार्य हैं, नोट छापना, बैंकों को ऊपर नजर रखना, ज्यादा बैंक पैसा तो नहीं दे रहे, ये सारे काम यहां पर आरबीआई की है। ठीक, अब देखो यहां पर आरबीआई की जो स्थापना की गई थी, यह स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। किसकी सिफारिश पर? हिल्टन यंग आयोग। इस आयोग का नाम आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी किसकी सिफारिश पर हुई थी? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। और आरबीआई को स्थापित करने के लिए यहां पर एक एक्ट, एक अधिनियम लेके आया गया था, जिसको कहा जाता है आरबीआई एक्ट, या कि आरबीआई अधिनियम 1934। इस अधिनियम के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई। यहां पर आप देखिए, जो आरबीआई है 1934, ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा इसने में कामकाज को वैधानिक दर्जा प्रदान किया। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा। आगे आओ, आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 से अपना कार्य प्रारंभ किया। कार्य कब से प्रारंभ किया? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935, यानी कि ब्रिटिश शासन जब था तब इसने यहां पर काम करना प्रारंभ कर दिया था। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे आरबीआई का गठन मुख्य था बैंक नोटों के मुद्दे को विनियमित करने के लिए, मौद्रिक स्थिरता के लिए रिजर्व बैंक बनाए रखता है। मैंने आपको कल हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी देखी थी, उसमें बताया था कैसे मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर आरबीआई के द्वारा तय की जाती है ना, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। आरबीआई मुख्यतः शेयर धारकों के
बैंक के रूप में स्थापित हुआ था। क्या हुआ था? शेयर धारक जो थे उनके बैंक के रूप में स्थापित हुआ था। और आरबीआई एक्ट 1949 के द्वारा, किसके द्वारा? आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1949 हमारी स्वतंत्र, एक मिनट, 1949 के द्वारा यहां पर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। ठीक है, आगे आ जाओ। हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब हम स्वतंत्र हुए 1947 में, तो 1947 में हमारा जो आरबीआई था यह म्यांमार यानी कि बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य कर रहा था। ठीक है, याद रखिएगा, बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में भी आरबीआई ने कार्य किया है। आरंभ में जब आरबीआई की स्थापना हुई तो इसका जो मुख्यालय था ये कोलकाता में था। कोलकाता में क्यों था? तो ब्रिटिश शासन जब भारत में था, ब्रिटिश इंडिया की जो सरकार थी वो मुख्य रूप से आपकी कहां से चलती थी? कोलकाता से। तो आरंभ में जो इसकी स्थापना की, मुख्यालय की स्थापना की कोलकाता में की गई, फिर बाद में जाके इसके मुख्यालय को 1937 में कहां परिवर्तित कर दिया गया? इसे भेज दिया गया मुंबई। और मुंबई क्यों भेजा गया? हमारे देश की मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। सेंसेक्स, निफ्टी, ये सारे मुख्यालय कहां है आपके? ये आपके मुंबई में है। सेबी मुंबई में है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो यहां पर हमारी महत्वपूर्ण राजधानी है वह है मुंबई है, और प्रशासनिक राजधानी दिल्ली है। ये आपको यहां पर समझना है। ठीक है, अब देखो आरबीआई का जो कामकाज है केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित होता है। एक केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है, उनके द्वारा निर्धारित होता है। जैसे आपके घर में भी दो, जैसे 7-8 लोग हैं, तो 2-3 लोग मुख्यतः ऐसे होंगे जो यहाँ पर क्या है, पूरे परिवार का निर्णय लेते होंगे। पिताजी हुए, माताजी हुए, चाचा हुए, बड़ा भाई हो गया, तो यहाँ पर क्या, बड़ी बहन हो गई। तो यहाँ पर क्या है, एक केंद्रीय बोर्ड होता है जो हमारे परिवार का निर्णय लेता है। उसी प्रकार से एक केंद्रीय बोर्ड होता है जो आरबीआई के दिनचर्या के कार्यों की या वर्ष भर के कार्यों को समीक्षा करता है, उसका निर्धारण करता है। अब आरबीआई में यहां पर आप देखेंगे तो एक गवर्नर, 4 उप गवर्नर होते हैं। गवर्नर कितने होंगे? एक गवर्नर होगा, 4 उप गवर्नर होंगे। ठीक है, ये यहां पर रखना है आपको। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय, तो भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहां है? मुंबई में है, आपको पता है ना। यहां पर आओ, आरबीआई का जो गवर्नर है कहां बैठेगा? ये मुंबई में बैठेगा। ठीक है, मुंबई में ये बैठते हैं। अब यहां पर आओ, भारतीय रिजर्व बैंक के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, है ना। कितने हैं? 4 क्षेत्रीय कार्यालय। एक तो हेड ऑफिस हो गया मुंबई में। इतना बड़ा देश है, उसको नियंत्रित करने के लिए हमने 4 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए। 4 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं? पहला तो आपका कोलकाता है, जो पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। कोलकाता क्या करता है? जो पूर्वी क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व करता है। उसी प्रकार से मुंबई जो है ये पश्चिमी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली जो है उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और चेन्नई दक्षिणी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस हिसाब से हमारे 4 आपको क्षेत्रीय कार्यालय आरबीआई के देखने को मिल जाएंगे। कहां कहां पर है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। क्लियर? अब यहां पर हम देखते हैं आरबीआई द्वारा प्रशासित अधिनियम। आरबीआई जो है कौन कौन से अधिनियमों को प्रशासित करता है? सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। दूसरा यहां पर आप देखेंगे सार्वजनिक ऋण अधिनियम 1944। तीसरा यहां पर आप देखेंगे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। फिर यहां पर आप देखेंगे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रबंधन अधिनियम 2002 अध्याय इसका 2। ठीक है, इनको शासित करता है। फिर क्रेडिट सूचना कंपनी विनियमन अधिनियम 2005, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006, सरकारी प्रतिभूति प्रतिभूति अधिनियम 2007, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, भुगतान और निगरानी प्रणाली अधिनियम 2007 वर्ष 2018-17 में 19 में से हटा दिया गया। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2008 इसे 2022 में अद्यतन कर दिया गया। फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011। ये ऐसे आपके लॉज हैं जिनके द्वारा आरबीआई शासित होता है। इन लॉज को आरबीआई शासित करता है। ठीक है, अब यहां पर आइए, ये हो गया आपका, इतनी हमने चर्चा कर ली। तो ये पूरा टॉपिक हम यहां पर देख चुके हैं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024। हाल ही में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, और इस रिपोर्ट का उद्देश्य है कि दुनिया भर में
जो ट्यूबरक्लोसिस की स्थिति है, जो टीबी की स्थिति है, उससे निदान पाना, उसके बारे में सत्यता बताना। आपने अपने पास कई सारे लोगों को देखा होगा, बिल्कुल कमजोर अवस्था में, हड्डियों का ढांचा स्केलेटन, खांसते हुए दिन भर खांसते रहते हैं। तो ये क्या है? ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी है। ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के और भी कई सारे लक्षण होते हैं जिसको हम यहां पर समझने वाले हैं। ठीक है, देखो, घबराने की बात नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस एक इलाजदार बीमारी है, ऐसा नहीं है इसका कोई इलाज ना हो, इसका इलाज है, लेकिन प्रॉपर इलाज यहां पर आपको लेना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल जो है, यहां पर भी सरकार इसको एक प्रकार से प्रोवाइड करवाती है, तो आप कहीं पर भी ले सकते हो, प्राइवेट तौर पर, सरकारी तौर पर, लेकिन रेगुलर इसको आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर आओ, WHO की रिपोर्ट है, जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक है हमारा, डाउन टू अर्थ से लिया गया है। यहां पर आप देखें, सालाना 12.5 लाख जिंदगियां, क्या है, यह बीमारी हर साल निकल रहा है। मतलब दुनिया भर में 12,50,000 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस से हो जाती है। ये इतनी गंभीर बीमारी आपको देखने को मिल जाएगी। WHO ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है, और WHO ने यहां पर एक और रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें कहा है कि टीबी, जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, इसकी पहचान करने के लिए हम एक नए तरह का परीक्षण लेके आए हैं, एक नए तरह का टेस्ट लेके आए हैं। ये यहां पर मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा। और जो ये रिपोर्ट आई है ट्यूबरक्लोसिस की, इसमें कहा गया है कि जितने भी दुनिया में ट्यूबरक्लोसिस के मामले हैं, उनमें से 1/4 सिर्फ और सिर्फ भारत में है। यानी कि कुल ट्यूबरक्लोसिस के 25% मैटर, 25% के सिर्फ और सिर्फ भारत में आपको देखने को मिल जाएगी। इतनी घातक बीमारी है ये। ठीक है, आओ यहां पर ट्यूबरक्लोसिस की पहचान करने के लिए, परीक्षण करने के लिए एक नए तरीके का परीक्षण किट यहां पर लाया गया है, और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, इस परीक्षण किट को अमेरिका की कंपनी एक सेफिड, इसके द्वारा बनाया गया है। अब जब WHO ने इसको अनुमति दे दी है, तो एक प्रकार से ये हर पैमाने पर सही है। इसका प्रयोग व्यापक पैमाने पे हम ट्यूबरक्लोसिस की जांच करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, यह जो परीक्षण किट है, 3 अलग अलग तरह की बीमारियों या पहलुओं को जांच करता है। पहली क्या है? एक्सपर्ट MTB RIF अल्ट्रा टेस्ट। ठीक है, दूसरा टीबी के निदान, तीसरा एंटीबायोटिक संवेदनशीलता का पता लगाना। तो 3 स्तर पर यह किट कार्य करती है। अब यहां पर आप देखेंगे, WHO है द्वारा निर्धारित पूर्व योग्यता मान्यताओं को WHO क्या करता है? ये हमारे पूरे दुनिया में स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को देखभाल करता है। कोविड के समय हमने देखा था, WHO खूब यहां पर क्या है, चर्चा में रहा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन खूब चर्चा में रहा, खूब गालियां भी पड़ी। चीन के बाद सबसे अधिक गालियां खाने वाला यही संस्थान था, क्योंकि यहां पर इसको, चीन को, ये जैसे कोरोना के लिए उत्तरदायी माना जा रहा था, वैसे WHO को इस पर नियंत्रण न करने के लिए दोषारोपण किया जा रहा था। ठीक है, अब यहां पर आइए, तो यहां पर क्या किया गया, जब भी कोई किट मेडिकल से रिलेटेड या कोई नई दवाई आती है, उसके लिए WHO ने कुछ मानक निर्धारित करके रखे कि इन इन मानकों पर ये रिपोर्ट या फिर ये दवाई कैसी होनी चाहिए, खरी उतरनी चाहिए। जैसे आपका विवाह होगा, अगर आप पुरुष होंगे, तो महिलाओं के लिए आपके घर वालों ने कुछ कुछ यहां पर मानक निर्धारित करके रखे होंगे। कैसे? हाइट ठीक होनी चाहिए, ज्यादा मोटी या ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, उसके बाद खाना बनाना आना चाहिए, घर की साफ सफाई करती हो, पूजा पाठ भी करती हो, है ना? ये सारी चीजें। बाद में पता चलता है नाइट क्लब भी जाती है, अरे राम राम, घर वाले कहते हैं राम राम जी, तो पाप हो गया, है ना? नॉनवेज ही खाती फिर तो और भी पाप हो गया। ऐसे लड़के के लिए कुछ मानक निर्धारित होते हैं, नौकरी में हो, कोई नशा ना करता हो, है ना? इस प्रकार के मानक। तो क्या होता है, तो हर चीज के लिए कुछ मानक निर्धारित होते हैं। तो WHO ने भी कुछ दवाइयों के लिए, जो नई दवाई आती हैं उनके लिए, जो नई किट आती है उनके लिए कुछ मानक निर्धारित किए हैं। तो इसके द्वारा जो दवाई आई, जो नई किट आई है, उसके द्वारा इन मानकों को पूरा किया गया। उसके बाद WHO ने यहां पर इसकी इजाजत की अनुमति दी है। ठीक है, अब यहां पर देखो, WHO की इन पूर्व योग्यता मानकों का उद्देश्य, यानी ये उद्देश्य क्या है, इन पूर्व योग्यता मानकों का, लोगों तक अच्छी से अच्छी दवा को पहुंचाया जाए, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी रिएक्शन ना हो।
टीबी रोग और उसकी गंभीरता। अब यहां पर आप देखेंगे कि टीबी रोग जो है वह कितना घातक है और उसकी गंभीरता कितनी है। इन चीजों को अब हम यहां पर देखने वाले हैं। एक मिनट, हाँ, इन चीजों क्या है हम यहां पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे टीबी एक ऐसी बीमारी है जिससे क्या होता है, प्रत्येक वर्ष लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। मैंने अभी बताया था प्रत्येक वर्ष 12.5 लाख लोगों की पूरी दुनिया में मृत्यु टीबी से हो जाती है और इसमें 1/4 लोग भारत में है, मतलब प्रत्येक चौथा व्यक्ति भारतीय है। ये इतनी गंभीर बीमारी है, समझ गए। 2023 का ये डाटा है, 2023 में 12.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 1,61,000 लोग HIV पॉजिटिव हो गए। क्या हो गए? HIV पॉजिटिव हो गए इसी बीमारी के कारण। ठीक है, ये इतनी गंभीर बीमारी है। टीबी के अन्य नाम भी हैं। टीबी जब हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, इसके अन्य नाम भी हैं जैसे कि यक्षमा, तपेदिक, यक्ष रोग, एमटीबी और ट्यूबरक्लोसिस। कई सारे इसके नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से किसी भी को नाम को लिया जाए समझ लो ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, आ जाओ यहां पर। जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक स्तर क्या है टीबी का, ये देख लो आप। अगर हम 2023 में जो रिपोर्ट जारी की गई उसके अनुसार बात करें तो दुनिया भर के 1.08 करोड़ लोग, कितने? 1.08 करोड़ लोग, करोड़ लोग क्या है? ट्यूबरक्लोसिस के शिकार है। इनमें करीब आप देखेंगे 60 लाख लोग क्या है? पुरुष हैं। क्या है? 60 लाख लोग, 60 लाख लोग पुरुष हैं। समझ गई? 60 लाख लोग पुरुष हैं और 36 लाख इसमें महिलाएं हैं। क्या है? 36 लाख महिलाएं। ठीक है, अब देख लो भैया, महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक हैं इससे पीड़ित। इसलिए कहा जाता है महिलाओं से बहस नहीं करनी चाहिए। समझ गए? क्या है? महिलाओं से बहस नहीं करनी चाहिए। दो लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, एक महिला, दूसरा मूर्ख व्यक्ति। अपनी हारी मान लो, इसमें बाद में मानोगे इससे अच्छा पहले मान लो। इनसे बहस नहीं करनी चाहिए। ठीक, बेशक आप ब्रह्म बने रहो। ठीक, आ जाओ यहां पर। 13 लाख यहां पर देखेंगे, 13 लाख बच्चे क्या है? इस बीमारी से ग्रसित है। क्या है? 13 लाख बच्चे इस बीमारी से ग्रसित है। तो ये डाटा है। टोटल 1.08 करोड़ लोग, 60 लाख लोग पुरुष, 36 लाख महिलाएं, 13 लाख बच्चे। ये ट्यूबरक्लोसिस की गंभीरता है। आ गया ये ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024। ये जो 2024 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं? दुनिया में टीबी के आने वाले मामलों में से आधे से अधिक निम्नलिखित देशों से संबंधित है, यानी कि 56%। दुनिया में मैंने आपको बताया 1.08 करोड़ लोग ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित हैं। इसमें से भी आप देखेंगे 56% जो लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ कहां से संबंधित है? ये सिर्फ और सिर्फ निम्नलिखित देशों से संबंधित है। कौन कौन से देश हैं ऐसे? भारत, यहां पर देखिए, भारत, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान। इन देशों में ही ट्यूबरक्लोसिस के 56% मामले हैं। अच्छा, एक कहावत होती है कि दो दोस्त हैं, जैसे आपने देखा होगा उसमें थ्री इडियट्स मूवी में तीन दोस्त थे। दो दोस्त होते हैं, एक फेल हो गया, पता चला साथ में दूसरा भी फेल हो गया, तो दुख होता है। लेकिन पता चला कि एक फेल हो गया, दूसरा टॉप कर गया, तो ज्यादा दुख होता है ना? तो हम यहां पर कंपेयर करते हैं कि भारत का इस सूची में नाम है, अन्य देश का है या नहीं। तो यहां पर देख लो, चीन भी है, फिलीपींस भी है, पाकिस्तान भी है, तो भैया इंडोनेशिया भी है। तो यहां पर हम कह सकते हैं भारत भी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पड़ोसी भी हमारी तरह ही है, उनके देश में ही मिल रहे हैं। यहां पर चीन नहीं होता, पाकिस्तान नहीं होता, थोड़ा चिंतित होते, केवल भारत अकेला है। वे चीन और पाकिस्तान की चिंता न करें, हमारे पड़ोसी भी है। ठीक, आगे आ जाओ। भारत में ही 2023 में कुल ट्यूबरक्लोसिस के मामलों में से 26% मामले देखे गए। ट्यूबरक्लोसिस के जो कुल मामले थे उसमें से ही भारत में 26% मामले यहां पर दर्ज किए गए। ये यहां पर स्थिति है, समझ गए? यहां पर क्या है? ये यहां पर स्थिति है। आगे चलें।
आगे आ जाओ। तपेदिक बात आती है ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, किस प्रकार से होता है, रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। तो ट्यूबरक्लोसिस की यहां पर हम सारी पड़ताल कर लेते हैं। आ जाओ। ट्यूबरक्लोसिस क्रोनिक संक्रामक संक्रमण है। क्या है ये? क्रोनिक संक्रमण संक्रमण, जो कैसे ईयरबोर्न बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। ये एक ईयरबोर्न वायरस है, मतलब कोई अगर टीबी से पीड़ित है, उसके पास आप बैठे हो, अगर वो किसी बिना सुरक्षा उपकरण के खांस रहा है, उसके जो लिक्विड कण होंगे आपके अंदर गए, समझ लो तुम भी ट्यूबरक्लोसिस के पीड़ित हो गए। समझ गए? तुम भी क्या हो गए? ट्यूबरक्लोसिस के पीड़ित हो गए। ये यहां पर मुख्य रूप से आप लोगों को याद रखना है। काफी गंभीर बीमारी है, हल्के में नहीं लेना है। आप सोचो कि हो जाएगा तो ठीक कर लेंगे, नहीं होगा ठीक। समझ गए? काफी गंभीर बीमारी है। तो यहां पर आप देखेंगे माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस के कारण यह बीमारी हमें देखने को मिलती है, यह बीमारी हमें होती है। समझ गए? अब आगे यह वायरस लगभग 200 सदस्यों वाले माइकोबैक्टीरियासी परिवार संबंधित है। एक 200 सदस्यों वाला माइक्रोबैक्टीरियासी एक परिवार है, उससे यह संबंधित है। अभी परिवार का क्या कॉन्सेप्ट है? तो आप लोगों ने सुना होगा कोविड के समय जो कोविड 19 बीमारी थी, ये भी एक परिवार से संबंधित थी, जिसमें कई प्रकार की और भी बीमारियां थी। तो ये पूरा एक परिवार होता है, ठीक है? उसी में से ट्यूबरक्लोसिस भी एक है। यह माइकोबैक्टीरियल मनुष्यों तथा जानवरों के लिए घातक है। ये ऐसा नहीं है कि इस बीमारी से सिर्फ मनुष्य ही पीड़ित हो सकते हैं, इस बीमारी से जानवर भी पीड़ित हो सकते हैं, जानवर भी इस बीमारी से आपको ग्रसित देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ। यह जो जानवर, ये जो बीमारी है, ये आपको जानवरों में भी समान रूप से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, टीबी से प्रभावित अंग। अब बात आती है टीबी से हमारे कौन से अंग प्रभावित होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये खांसी की बीमारी है, तो इससे आपको जो सबसे पहला अंग प्रभावित होते हुए दिखाई देगा वह होगा आपके फेफड़े, लंग्स। खास खास के आपके लंग्स खराब हो जाएंगे। ठीक है, पल्मोनरी टीबी के कारण। फिर यहां पर आप देखेंगे अन्य अंग भी प्रभावित होते हैं, है ना? कई शरीर के कई सारे अंग यहां पर आपको प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे टीबी से। कोई एक अंग नहीं, कई सारे अंग। समझ गए? इतना क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आगे आ जाओ। टीबी का ट्रांसमिशन होता कैसे है? टीबी फैलता कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति? तो देख लो, यह बीमारी हवा के जरिए बैक्टीरियल यहां पर बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है। मैंने क्या बोला? जब किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आती हो जिसे टीबी है, वह खांसेगा, लिक्विड कण आपके अंदर जाएंगे, आप भी टीबी से ग्रसित हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार की इस तरह की बीमारी आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर? इतना स्पष्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ। यहां पर आप देखेंगे यह हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचती है। कैसे पहुंचेगी? हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंतर्गत आपको यह बीमारी पहुंचते हुए दिखाई देगी। अब यहां पर देखो टीबी रोग के लक्षण क्या है। अगर हम बात करें कि टीबी रोग किस प्रकार से होती है, इसके क्या क्या लक्षण है, तो देख लो, बलगम के साथ खांसी आना, कई बार खून का आना, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन का कम होना, बुखार और रात को पसीना आना, ये सब क्या है? ये सब टीबी के लक्षण है। अब देखो, अब यहां पर कुछ लक्षण ऐसे हैं जैसे कि सीने में दर्द, है ना, वजन, बुखार, रात को पसीना आना, तो ये कुछ कारणों से भी हो सकते हैं। जैसे आप लोग ऐसी अवस्था में, ऐसी उम्र में है अभी, सामने वाले का अगर मैसेज नहीं आया या सामने वाले ने कुछ समय तक आपका रिप्लाई नहीं दिया, तो आप लोगों को बेचैनी होने लगती है कि सामने वाला कहीं और कमिट तो नहीं हो गया, सामने वाला कहीं और तो नहीं चला गया, पार्टी तो नहीं बदल ली इसने, है ना? क्या नहीं किया, दल बदल तो नहीं कर लिया इस व्यक्ति ने। समझे? तो तुम लोगों को इस प्रकार की बेचैनी भी खूब होती होगी। अभी उसी अवस्था में हो तुम लोग, युवा अवस्था, 18-20 साल की बेचैनी तो होती है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊं, है ना? मूर्ख को पता है बगल वाली दुकान का उधार नहीं देता और कसम खाएंगे ये किसकी? तारे तोड़ने की। समझे? तो तुम लोग इस अवस्था में हो। तुम लोग को पता है पिताजी को पता चल गया तो कोल्हापुर के
चप्पल से मारेंगे जो जीआई टैग वाली है, समझे। लेकिन कसम खाओगे काय की, तुम कहो तो तारे तोड़ लाऊं। ठीक, जेब में नहीं है 2 रुपया, आ जाओ यहां पर, एलोन मस्क भगा देगा वो अलग, आ जाओ यहां पर। तो तुम लोगों की ऐसी अवस्था है कि तुम लोग को भी इस प्रकार की पीड़ा हो सकती है, तो ये मत समझ लेना टीबी हो गया है। मैसेज आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है, अभी नहीं आ रहा, हो सकता है बर्तन धुल रही हो, लड़का होगा तो क्या है, पिताजी सूतने में लगे हों उसे, है ना, या फिर सब्जी खरीदने चला गया हो, तो आ जाएगा मैसेज, ठीक है, चिंता मत करना, ये मत समझ लेना तुम लोग को इस कोई बीमारी हो गई है, ठीक। आ जाओ आगे। टीबी का वैश्विक प्रभाव क्या है, तो 2019 में 30 उच्च संक्रमण वाले देशों में टीबी 87% नए रूप में देखने को मिला। टीबी से प्रभावित नए मामलों में 8 देशों का योगदान, कौन कौन से 8 देश, भारत, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका। इन देशों का 2/3 योगदान है टीबी को प्रसारित करने में, टीबी को बढ़ाने में, टीबी को फैलाने में, समझ गए। ये यहां पर आपको स्थिति देखने को मिल जाएगी टीबी से संबंधित। अब हम आते हैं आगे, आगे आएंगे तो भारत ने जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के मध्य 1.8 मिलियन टीबी के मामले दर्ज किए। कब से कब तक, 2020 में, यानी कि 1 जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक हमने 1.8 मिलियन टीबी के मामलों को, यानी कि 18 लाख टीबी के मामलों को दर्ज किया था। यह एक वर्ष पूर्व 24 मिलियन थे, यानी कि हमने एक वर्ष 2019 में 24 मिलियन, 24 लाख थे। अब यहां पर कितने हैं, 18 लाख है, मतलब 6 लाख का यहां पर गिरावट आई है। तो एक प्रकार से इसे हम अपनी उपलब्धि मान सकते हैं, पीठ ठोक सकते हैं अपनी। आगे आ जाओ, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर मैंने आपको पूरा एक डाटा दिया है, कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है, क्या इसके लिए प्रावधान किए गए, ये सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बीसीजी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। ये जो बीसीजी वैक्सीन है, पूरा नाम क्या है, बैसिलस कैलमेट गुएरिन। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम टीबी को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तुम लोगों की टीबी नहीं, जो एक्चुअल में टीबी है उस टीबी को, समझ गए, तुम्हारी टीबी तो रात में मैसेज कर देगा, कर देगी, चिंता ना करो। आगे आ जाओ। इसका निर्माण, ये जो वैक्सीन है बीसीजी वैक्सीन, 2 कंपनियों ने किया है, 2 फ्रांसीसी वैज्ञानिकों, अल्बर्ट कैमलेट और दूसरे थे कैमले गुएरिन, इन लोगों ने इस दवाई को बनाया है, ठीक है। इसका मनुष्य में पहली बार प्रयोग 1921 में किया गया था, ठीक है। ये यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगला यहां पर आप देखेंगे माइकोबैक्टीरियल बोविस, यह मवेशियों में टीकाकरण है, ठीक है, का कारण बनता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि टीबी जो है इंसानों और मनुष्यों में दोनों में समान रूप से देखने को मिलता है। जो हमारे यहाँ पर जानवर हैं, ये भी टीबी से ग्रसित होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जो जानवरों के अंदर कारण बनता है, माइकोबैक्टीरियल बोविस होता है, ठीक है। इसके द्वारा जानवरों में टीबी देखने को मिलता है। भारत में बीसीजी का प्रयोग 1984 में पहली बार किया गया था। ये पूरी डिटेल यहां पर आपको है, आराम से आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर यहां पर और भी मैंने इसी के बारे में दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं टीबी को रोकने के लिए किया जा रहे भारत के प्रयास, तो टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान। भारत सरकार ने टीबी के उन्मूलन के लिए 2017 से लेकर 2025 की अवधि हेतु एक योजना चलाई, जिसका नाम था टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल टीबी हारते हुए हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पर टीबी काफी गंभीर अवस्था में बना हुआ है। आगे आएंगे तो यहाँ पर अगली योजना है बीमा सखी योजना, ठीक है। अब इस योजना का नाम पढ़ के मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं, इसका कारण आपको अभी आगे पता चलने वाला है। यहां पर आप देखेंगे किसने लॉन्च की, तो इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहां लॉन्च किया गया, हरियाणा में लॉन्च किया गया है। किसकी योजना है, एलआईसी से संबंधित यह एक केंद्र सरकार की योजना है। किस संबंधित है, ये बीमा से संबंधित है, ठीक है। किसने लॉन्च किया, पीएम ने लॉन्च किया। कहां लॉन्च किया, हरियाणा में किया। अब यहां पर आप देखेंगे योजना का उद्देश्य क्या है, तो योजना का जो मुख्य उद्देश्य है उसके तहत महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना। क्या करना, महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाना। इस योजनाओं से हम महिलाओं को रोजगार प्रदान करना चाहते हैं। क्या करना चाह रहे हैं, रोजगार प्रदान करना चाह रहे हैं, जिससे महिला सशक्त बन सके तथा आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है, आत्मनिर्भर बन सके। ये इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं।
आगे आ जाओ। योजना में शामिल होने वाली महिलाओं को बीमा सखी कहा जाएगा। जितनी भी महिलाएं योजना में शामिल होंगी उनको क्या है, बीमा सखी किया जाएगा, कहा जाएगा। बीमा सखी का काम, इसमें देखो आप, जो बीमा सखी होंगी उनका काम होगा अपने इलाकों की महिलाओं को बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित करना और इस काम में उनकी मदद करना। अब देखो ये पॉइंट सबसे विशेष है आपके लिए। इस जो बीमा सखी योजना है इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को बीमा योजना से जोड़ना, जिससे वह अपने इलाके में महिलाओं को क्या कर सकें, महिलाओं को बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित कर सकें और इस काम में उनकी मदद कर सकें कि बीमा करवाना कैसे है। अब बीमा सबको करवाना आवश्यक है। बीमा एक ऐसी बीमारी है, मतलब एक ऐसी पद्धति है जो हमें क्या है, समय समय पर सहूलियत देती है। ठीक है। अब यहां पर एक बात देखो, कोई बीमा एजेंट होता है, पुरुष हो अगर, आपके पास आता है और आपको मरने के फायदे बताता है। ठीक है, ये इमराज से घातक इंसान है। अब होगा क्या, बीमा एजेंट आएगा आपके पास, आपको बताएगा कि अगर आप आज बीमा करवाएं और हर साल इतनी इंस्टॉलमेंट दें तो आपकी मृत्यु के बाद आपके घर वालों को इतने इतने पैसे मिलेंगे। और हम भी खुश होते हैं, अच्छा हम मर जाएंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। हम तो मर गए, घर वालों को पैसे मिलेंगे, हमें अपनी मौत की हमें वो चीजें बता रहा है कि तुम अगर मर गए तो तुम्हारे घर वालों को इतने पैसे मिलेंगे। ये होते हैं बीमा एजेंट, तुम्हारे मृत्यु की पॉलिसी तुम्हें बेच देते हैं, युवराज से भी घातक है। ठीक। अब यहां पर बात आ गई पुरुषों की, तो भैया पुरुष तो 1-2 मिनट, ज्यादा आधा घंटे किसी से बात करेगा, 15 मिनट किसी से बात करेगा, इरिटेट हो जाएगा, भैया तो अब रहने दो, हम पैसे हुए हम करवा लेंगे। लेकिन जब स्थिति दो महिलाओं के आपस में वार्तालाप किया है तो समझो क्या स्थिति बनेगी। एक महिला जो बीमा करवाने वाली है, सॉरी, एक महिला जो बीमा करवाने के लिए दूसरी महिलाओं को प्रोत्साहित करेगी। तो आपको पता है जब दो महिलाएं मिलती हैं तो क्या होता है, तो वार्तालाप होता है, बातचीत शुरू होती है। और का हो रहा हो बहन, आज का बनो तो मोड़ी मोड़ा ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे, है ना। ये तो बात होती है महिलाओं के बीच में। और क्या बात होगी दिन भर, पूरे दिन। एक बार वार्तालाप शुरू हो गया तो ये वार्तालाप समझ लो 1 आध घंटे के लिए जाने वाला है। और अब स्थिति तो देखो, एक महिला दूसरी महिला के पास जाएगी, पहले बोलेगी और का हेरो बहन सब बढ़िया है, वो बोलेगी हाँ सब बढ़िया है, तुम बताओ। कछु नहीं, नेक्स्ट सरकारी काम से आए थे। तो पहली महिला बोलेगी अच्छा क्या काम हो तो बताओ। तो पहली महिला बोलेगी कि काम जो है तो सरकार एक नई योजना लेके आई जहां में पैसा मिलेगा। दूसरी महिला करेगी अच्छा पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा बताओ। पहली महिला बोलेगी जाकला तुम्हें कछु नहीं करने, एक बीमा करवाने हुए। और दूसरी महिला बोली बीमा का होते हैं, बोलते कछु नहीं, 2-4 कागज होंगे, बस सिग्नेचर कर दियो, अंगूठा लगा दियो और तुम्हारा बीमा हो जाएगा। तो दूसरी महिला बोलेगी अच्छा बीमा हो जाएगा, ठीक है, फिर पैसा कब मिलेंगे। तो दूसरी महिला बोलेगी पैसा मिलेंगे, अबे नहीं मिलेंगे, जब तुम मर जाओ तब पैसा मिलेंगे। तो पहले दूसरी जो महिला थी उसे गुस्सा आएगी, बोलते कल मुही करम जली, मैं काहे मरूं, तुम मर जाओ, है ना। ऐसे फिर वो गालियां देना शुरू करेगी। तो अधिक संभावना है यहाँ पर जब दो महिलाएं साथ में मिलेंगी तो यहाँ पर बीमा कम मारा पीटी की स्थिति ज्यादा उत्पन्न हो जाएगी, है ना। यही तो स्थिति होगी, तुम लोग भी समझ सकते हो इसे। व्यवहारिक तौर पर तो यही होगा, है ना, कि जब एक महिला दूसरी महिला पर जाएगी, महिला के पास जाएगी, उसे मरने के फायदे बताएगी, तो कहेगी कल मुही करम जली, मैं काहे मरूं, तुम काहे नहीं मर जाती, है ना। अब यहाँ पर यही गांव की भाषा है, यही गांव में होता है। आगे आ जाओ, यहाँ पर आप देखेंगे बीमा सखी योजना, ये जो योजना लेके आई है सरकार, लड़ाई महिलाओं के बीच लड़ाई योजना, इसका नाम एक रख देते हैं हम लोग क्या, महिलाओं के बीच लड़ाई योजना। ठीक है। अब आ जाओ इस योजना के बारे में। तो इस योजना में 18 से लेकर 70 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया जाएगा, पहली चीज। और इसमें आप देखिए, इसमें योजना में शामिल होने के लिए आवश्यक है कि महिला कम से कम 10वीं पास हो, 10 तो पढ़ी हो। अब यहां पर देखिए, जो महिलाएं इस योजना में शामिल होंगी उन्हें 3 साल की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। ठीक है। और 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बीमा की अहमियत के बारे में समझाया जाएगा कि बीमा होता क्या है, किस प्रकार से किया जाता है, उसके लाभ क्या होते हैं। फिर ट्रेनिंग पीरियड में इन महिलाओं को आर्थिक लाभ भी मिलेंगे। जब ट्रेनिंग चलेगी इन महिलाओं की, उन्हें आर्थिक लाभ भी प्रदान किए जाएंगे, उन्हें पैसा भी मिलेगा। ठीक। यहां पर आप देखिए, ट्रेनिंग के बाद महिलाएं एसबीआई एजेंट बन सकती है। जैसे पुरुष होते हैं एसबीआई एजेंट, आप मर जाओ तो आपके घर वालों को इतने इतना पैसा मिलेगा, ये बताने वाले। मन तो ऐसा होता है पटक्के से यही मारो, हाँ मरने के फायदे बता रहा है, बताओ।
हम भी खुश हो गए, अच्छा अच्छा मर जाएंगे तो हमें बच्चों को पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप देखेंगे जो बीमा एज है, ये जो महिलाएं हैं जो इस योजना में शामिल होंगी, 3 महीने की 3 साल की ट्रेनिंग पूरी करेंगी, उसके बाद ये LIC एजेंट बन सकती हैं। फिर जाएंगे कहाँ? फिर जाएंगी दूसरी महिला के यहाँ, फिर क्या होगा? करमजली कलमुही वही सब होगा। ठीक है, आ जाओ। BA पास जो बीमा होगी, बीमा सखियां होंगी, अब देखो ये तो हुई 10 पास। अब जो BA पास हैं वो लोग क्या कर सकती हैं? वो लोग विकास अधिकारी बन सकती हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकती हैं। तो ये BA पास महिलाओं के लिए होगा। ठीक है, तो 18 से लेकर 70 वर्ष की यहां पर उम्र होनी चाहिए। आ जाओ यहां पर बीमा सखी के लिए योग्यता क्या है? योग्यता यहां पर आप देखिए, इस योजना के लिए सिर्फ महिला ही आवेदन कर सकती हैं। तो भैया तुम लोग खुश हो रहे हो कि हम भी साड़ी वाड़ी पहन के पहुंच जाएंगे, नकली बाल लगा के पहुंच जाएंगे, है ना, हमें भी रोजगार मिल जाएगा? तो नहीं मिलेगा। आवश्यक है कि महिला होना, तो महिला ही होगे तभी मिलेगा, नकली साड़ी पहनने से, बाल लगाने से नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी, मैट्रिक, हाई स्कूल या 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। तीसरी बात, 18 से 70 साल की महिला ही अप्लाई कर सकती है। यहां पर यह भी एक समस्या है। बीमा सखी को कितने पैसे मिलेंगे? जो बीमा सखी होगी इस योजना के तहत बीमा एजेंट बनने के लिए 3 साल का जो कोर्स करेगी, उसे कितना पैसा मिलेगा? तो 3 साल की अवधि में उस महिला को 2 लाख से अधिक पैसा मिलेगा। कितना? 2 लाख से अधिक पैसा। कैसे? पहली साल में यहां पर आप देखोगे उस महिला को हर महीने, पहली साल में उस महिला को हर महीने, देखो यहां पर लिख देते हैं, पहला वर्ष प्रत्येक माह, प्रत्येक माह एक, सॉरी 7,000 रुपए। ठीक है, प्रत्येक माह 7,000 रुपए। दूसरे वर्ष में जब आप आएंगे तो वहां पर प्रत्येक माह, प्रत्येक माह 6,000। तीसरे वर्ष जब आप आएंगे तो प्रत्येक वर्ष कितना? प्रत्येक माह, सॉरी वर्ष नहीं, प्रत्येक माह 5,000 रुपए। इस प्रकार से 3 वर्षों तक आपको कुछ ना कुछ पैसा भी मिलेगा। कुल मिला के यहां पर आप देखोगे कितना हो जाएगा आपका? 2 लाख के आसपास हो जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर जो लड़ाई योजना है मैंने बताया था आपको, है ना, बीमा सखी योजना, इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें क्या हैं? कि जो कुल पॉलिसीज एक महिला के द्वारा की जाएगी उसका 65% एक्टिव रहनी चाहिए। कैसे एक्टिव रहनी चाहिए? आ जाओ यहां पर, महिला ने पहले साल जो 100 पॉलिसी की होंगी, उन 100 पॉलिसी में से 65 ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो दूसरे साल के अंत तक चालू रहे। ऐसा नहीं एक महिला गई दूसरे महिला के पास, पूछी और सब बढ़िया जीजी? जीजी बोली सब बढ़िया। काहे के लाए आई? बीमा करवे आए। पैसा देने पर है ना? फ्री में। तो क्या करने पर है? कछु नहीं करने तुम्हें, बस फॉर्म भर दो जाए। हमें कहा मिले? तुम्हें ये मिले कि हमें जो तनख्वाह मिले हमें समझो 500 रुपया दे, 500 दो, चलो ठीक है, तैयार हो गए दोनों। ऐसा नहीं, जो बीमा किया जाएगा, जो पॉलिसीज की जाएंगी 65,000, जैसे 100 पॉलिसीज की किसी महिला ने, तो 65 पॉलिसी उसमें से अगले वर्ष के अंत तक चालू रहनी चाहिए। ठीक है, ये यहां पर शर्त है। उद्देश्य, अब ये 65% जो पॉलिसी क्यों एक्टिव रहनी चाहिए? ये सुनिश्चित करने के लिए एजेंट ने न सिर्फ पॉलिसी बेची है बल्कि उन्हें बनाए रखने की भी कोशिश की। अब होता क्या है, एजेंट आएगा, फॉर्म भरेगा, चला जाएगा, भैया उसका तो मोटा मुनाफा बन गया। अब पॉलिसी हो गई डीएक्टिवेट, तो सरकार को क्या फायदा? तो सरकार ने कहा है कि 65% जो पॉलिसीज होंगी ये अगले साल तक, अंत तक एक्टिव रहनी चाहिए। अब यहां पर बीमा सखी के लिए अप्लाई कैसे करें? तो ये पूरा स्कीम है। तुम में से कोई महिला ऐसी हो जय लगता हो यूपीएससी होना थोड़ा मुश्किल है, तो भैया कर लेना अप्लाई यहां पे, है ना, बन जाना बीमा सखी। जाना फिर गांव में जीजी के पास, गालियां सुन के आना, है ना, कल मुही करमजली वाली। आ जाओ यहां पर, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए कन्वेंशन। अब यहां पर हुआ क्या है, यहां पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात की जा रही है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की चर्चा की जा रही है। ठीक है, आ जाओ यहां पर इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हमारा यहां पर चारों टॉपिक कवर हो जाएंगे, है ना। आ जाओ यहां पर, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए
जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होती है हमारी, उसके संरक्षण के लिए 19वां सम्मेलन पराग्वे में आयोजित किया गया। अब यहां पर बात आती है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होती क्या है, तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि गुजरात का गरबा हुआ, कोलकाता की दुर्गा पूजा हुई, कुंभ का मेला हुआ, है ना, छऊ नृत्य हुआ। तो ये होता है, यो हुआ, ये है आपके क्या, ये हो गए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, बात करेंगे कौन कौन सी और भी चीजों के बारे में। इसी के लिए, इसी के संरक्षण के लिए 19वां सम्मेलन पराग्वे में आयोजित किया गया। कन्वेंशन की अगर बात करें तो यह कन्वेंशन यूनेस्को के द्वारा 2003 में अपनाया एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। किसने अपनाया? यूनेस्को ने इसको अपनाया था। ठीक है, यूनेस्को के बारे में चर्चा करेंगे, चिंता नहीं करो। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत 5 व्यापक डोमेन को शामिल किया गया। 5 व्यापक डोमेन यहां पर शामिल किए गए हैं। कौन कौन से 5 व्यापक डोमेन है, इनको एक बार हम यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां। दो, किसी भी चीज को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत चुनने के लिए 5 विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर आप देखेंगे प्रदर्शन कलाएं। तीसरी चीज आप यहां पर देखेंगे सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान और उत्सव संबंधी कार्यक्रम। चौथी चीज देखेंगे प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान व प्रैक्टिस। और पांचवी चीज देखेंगे पारंपरिक शिल्प कौशल। ये 5 चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी जो किससे संबंधित हैं, जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां पर आओ। भारत में वर्तमान जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची है, इसमें 15 चीजों को शामिल किया गया है। 15 चीजें इसमें शामिल है। कौन कौन सी? पहले आप देख लो यहां पर वैदिक जप की परंपरा, जो वैदिक जप है उसकी परंपरा इसमें शामिल है। दूसरा, रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, जो रामलीला और रामायण का प्रदर्शन होता है मंचों पर, उसे यहां पर शामिल किया गया है। कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, ये कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर है, उसको शामिल किया गया है। राममन, गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान, इन्हें शामिल किया गया है। मुदियेड़, मुदियेडु अनुष्ठान थिएटर और केरल का नृत्य, इन्हें शामिल किया गया है। कालबेलिया लोकगीत और राजस्थान के नृत्य, इनको शामिल किया गया है। छऊ नृत्य को शामिल किया गया है। लद्दाख का बौद्ध जप, हिमालय के लद्दाख क्षेत्र और जम्मू कश्मीर तथा भारत के पवित्र बौद्ध मठों में जो लद्दाख का बौद्ध जप किया जाता है, उसको शामिल किया गया है। मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन, नगाड़े और नृत्य, इन्हें शामिल किया गया है। पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए गए जाने वाले पीपल और तांबे के बर्तन, इन्हें शामिल किया गया। योग को शामिल किया गया। नवरोज, 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 नौरोज, नैरोज, नूरोज, ये जो एक ही त्योहार है, नवरोज जो त्योहार होता है, उनके अलग अलग स्वरूप, उनको शामिल किया गया है। कुंभ मेला शामिल है। कोलकाता में दुर्गा पूजा शामिल है और गुजरात का गरबा शामिल है। इन 15 चीजों को भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। अब यहां पर एक नाम था और वह नाम था आपका कौन सा? यूनेस्को। अब यूनेस्को क्या है, इसके बारे में हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है, जो पूरा नाम है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसका पूरा नाम है। और ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। क्या है यूनेस्को? संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसका जो हेड क्वार्टर है, कहां पर है? पेरिस, यानी कि फ्रांस में इसका आपको एक प्रकार से हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, क्या है यहां पर? क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय 50+ आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत यूनेस्को है। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉपिक थे जिनकी हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर नहीं करते हो, बदमाशी करते हो तुम लोग, है ना। और मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। पीडीएफ आपको रिजल्ट मित्र के वेबसाइट पर मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद।